हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ गौरव शर्मा। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को। जो आपका आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसको सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जैम और एमएससी और बीएससी के सिलेबस में रखा गया है। तो चलिए हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को। तो देखिए, जो आपका आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, इससे हम जनरली ये पता करते हैं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसकी जो एप्लीकेशन होती है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, वो ये होती है कि इसकी हेल्प से हम किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर ये बता पाते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखिए, जो आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उसमें कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से ये भी पता कर पाएंगे कि जो आपका मॉलिक्यूल है, उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर हम बात करें आईआर की रेंज की, तो जो आपकी आईआर रेंज होती है वो 4000 से लेकर 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक होती है। या फिर अगर हम इसकी वेवलेंथ की बात करें, तो जो इसकी वेवलेंथ होती है वो 2.5 से लेकर 25 माइक्रोमीटर में ये गिवन होता है। लेकिन हम माइक्रोमीटर में इसको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्टर वेवलेंथ होती है, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ही शॉर्टर रीजन होता है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे 4000 से लेकर 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक, और ये क्या होता है, इसका वेव नंबर होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। अगर हम बात करें वेव नंबर की, क्योंकि इसमें एक लार्ज रेंज होती है रीजन की, इसलिए हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो होता क्या है कि आपका जो ऑर्गेनिक सैंपल होता है, इसके ऊपर आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं आईआर से। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप इसके ऊपर क्या करेंगे, रेडिएशन डालेंगे, और जो आपके बॉन्ड होंगे उनके अंदर क्या होगी, मोशन होगी। अब मोशन कैसे होगी, वो दो तरह से हो सकती है। हो सकता है वहाँ पे वाइब्रेशन हो सकता है आपका जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या हो, वाइब्रेशन हो। वाइब्रेशन भी आपकी दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है आपकी स्ट्रेचिंग, एक हो सकती है आपकी बेंडिंग। तो दो तरह की आपकी वाइब्रेशन मोमेंट देखने को मिलती है, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि जो आपका बॉन्ड होता है, सपोज़ किसी एक मॉलिक्यूल है जिसके बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड बना है, और स्ट्रेचिंग की अगर हम बात करें तो स्ट्रेचिंग में क्या होगा, जब इस बॉन्ड को हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो हो सकता है इसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो जाए या फिर इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाए। तो दो तरह का यहाँ पे हो सकता है कि या तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाए या फिर ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाए, इसको बोलेंगे हम स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग दो तरह की यहाँ पे देखने को मिलती है। स्ट्रेचिंग एक होती है आपकी सिमेट्रिक, एक होती है एसिमेट्रिक। जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं किसी बॉन्ड में, तो क्या होगा कि जो बॉन्ड लेंथ होगी वो चेंज होगी। तो जब हम करेंगे स्ट्रेचिंग की बात, तो हम ये समझ जाएंगे कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ में चेंज होने वाला है। अगर बात की जाए बेंडिंग की, तो जब बेंडिंग होगी उसमें हमेशा बॉन्ड एंगल में चेंज आने वाला है। और जो बेंडिंग होती है वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, लेकिन फिर भी हम याद रखेंगे कि बेंडिंग में जो चेंज आता है बॉन्ड एंगल में चेंज आता है, और जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ में चेंज आता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि कब यहाँ पे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी। देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप है जिसके पास 3 या 3 से ज़्यादा एटम हैं, जैसे कि देख लीजिए, व्हेन अ ग्रुप ऑफ 3 और मोर एटम हैविंग एटलीस्ट 2 आइडेंटिकल एटम। देखिए, इसके लिए होना क्या चाहिए, अगर आपके पास ऐसा कोई ग्रुप है जिसके अंदर 3 एटम हैं और उसमें क्या होने चाहिए, 2 एटम ऐसे होने चाहिए जो सेम है, क्योंकि उससे हम पता लगा पाएंगे कि जो आपका मॉलिक्यूल है उसके अंदर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हो रही है या फिर स्ट्रेचिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। देखिए, सिमेट्रिक जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसमें क्या होता है कि उसमें जो आपके बॉन्ड होते हैं या तो दोनों के दोनों बाहर की तरफ स्ट्रेच होते हैं या फिर दोनों के दोनों अंदर की तरफ स्ट्रेच होते हैं। अगर कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग हो रही है जिसमें जो आपका बॉन्ड मूवमेंट कर रहा है, या तो बाहर की तरफ मूवमेंट करे या फिर वे दोनों अंदर की तरह मूवमेंट करे, या तो दोनों के दोनों बाहर की तरफ जाएं या फिर दोनों के दोनों अंदर की तरफ जाएं, इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो रही है। अगर हम बात करें इस एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की, तो इसमें क्या होता है, एक बॉन्ड बाहर की तरफ स्ट्रेच होता है और एक बॉन्ड अंदर की तरफ कंप्रेस होता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे इस एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है। याद रखने वाली बात यह है कि जो इस एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की।
तो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया है ये है आपका प्राइमरी अमीन, और प्राइमरी अमीन में हमने देखा कि दो तरह की वैल्यूज़ हमारे पास आती है, एक होती है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वैल्यू और एक होती है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वैल्यू। तो यहाँ पे इसमें क्या आपको याद रखने वाली बात है वो ये है कि आपके पास ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसमें कम से कम 3 एटम हो और उसमें 2 एटम सेम होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और एग्जांपल लेते हैं हम NO2 का। तो देखिए जो NO2 है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इसमें भी दो तरह की आपकी स्ट्रेचिंग हो सकती है। किस तरह की स्ट्रेचिंग आपके पास देखने को मिलती है? एक स्ट्रेचिंग होती है आपकी सिमेट्रिक, एक होती है आपकी एसिमेट्रिक। स्ट्रेचिंग में जैसे मैंने आपको बताया, जब सिमेट्रिक होगी तो दोनों बॉन्ड या तो बाहर की तरफ मूव करेंगे या फिर दोनों बॉन्ड अंदर की तरफ मूव करेंगे। अगर दोनों बॉन्ड बाहर जा रहे हैं या फिर दोनों बॉन्ड अंदर आ रहे हैं तब उसको बोलेंगे कि यहाँ पे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो रही है। और जो इसकी IR की वैल्यू आती है वो आती है आपकी 1350। अगर वहीं पे हम बात करें एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की, तो इसमें क्या होगा, एक बॉन्ड बाहर की तरफ मूव करेगा तो दूसरा बॉन्ड अंदर की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रेचिंग होगी वो एसिमेट्रिक टाइप की होगी, और एसिमेट्रिक टाइप की जब स्ट्रेचिंग होती है उसकी वैल्यू हमेशा सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जो सिमेट्रिक की वैल्यू है वो है 1350, और यहाँ पे जो एसिमेट्रिक की वैल्यू है वो है आपकी 1550। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमेशा ही ज़्यादा होती है। चलिए अब हम देख लेते हैं एनहाइड्राइड के केस में। तो एनहाइड्राइड का फॉर्मूला आपको पता ही है, ये आपका एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है। इसमें भी दो तरह की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं इसमें या तो दोनों बॉन्ड बाहर की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं या फिर दोनों अंदर की तरफ कंप्रेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रेचिंग है वो सिमेट्रिक है, या तो दोनों बॉन्ड बाहर की तरफ जाते हैं या फिर दोनों बॉन्ड अंदर की तरफ आते हैं। इसलिए जो फ्रीक्वेंसी है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, वो आती है आपकी 1760। अगर हम बात करें दूसरे केस में जिसमें एक बॉन्ड अंदर की तरफ मूव करता है और दूसरा बाहर की तरफ मूव करता है, तो इस केस में ये हो जाती है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। और हमने जैसा पीछे पढ़ा है कि जो आपका एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू हमेशा सिमेट्रिक वाले से ज़्यादा आती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एसिमेट्रिक वाले में आ रही है 1810 और इसमें आ रही है आपकी 1760। चलिए एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं मिथाइलिन का। तो आपको अगर हम मिथाइलिन का एग्जांपल देखें, मिथाइलिन में आप देख सकते हैं जब दोनों बॉन्ड बाहर की तरफ गए या फिर दोनों बॉन्ड अंदर की तरफ आए तो उस केस में जो IR फ्रीक्वेंसी थी वो आई हमारी 2850। और जब यहाँ पे एसिमेट्रिक हुई, एसिमेट्रिक बोले तो एक बॉन्ड बाहर की तरफ गया और एक बॉन्ड अंदर की तरफ आया, तो यहाँ पे हो गया एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। इसमें जो आपकी वैल्यू आती है वो आती है 2900। तो आप देख सकते हैं जब एसिमेट्रिक होता है स्ट्रेचिंग उसमें IR की वैल्यू, स्ट्रेचिंग की वैल्यू ज़्यादा आती है। चलिए तो बात होगी स्ट्रेचिंग मोड की। अब हम बात कर लेते हैं बेंडिंग मोड की। देखिए आपके जो बेंडिंग मोड होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है इन प्लेन बेंडिंग और एक हो सकता है आपका आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इन प्लेन बेंडिंग। इन प्लेन बेंडिंग में क्या होता है कि जो आपके एटम्स होते हैं वो एक ही प्लेन में मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होती है एटम्स की वो एक ही प्लेन में होती है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल है आपका सीजरिंग। तो सीजरिंग में होता क्या है, जैसे कि आपकी घर में सीजर होती है तो सीजर आपने देखा ही है, जो आपका सीजर होगा वो एक ही प्लेन में मूव करता है। या तो ये दोनों अंदर की तरफ आते हैं या फिर ये दोनों बाहर की तरफ जाएंगे। अगर ये एक बार अंदर की तरफ आते हैं तो दूसरी बार ये बाहर की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बॉन्ड है उसके एंगल में चेंज आ रहा है, और बॉन्ड एंगल में जब चेंज आता है तो वहाँ पे होती है बेंडिंग। और बेंडिंग में जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो स्ट्रेचिंग से कम रिक्वायर होती है। तो बेंडिंग के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो कम होगी और स्ट्रेचिंग के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो ज़्यादा होगी। तो एक तो यहाँ पे जो इन प्लेन था आपका बेंडिंग, उसके एग्जांपल हो गया आपका सीजरिंग। दूसरा यहाँ पे है रोकिंग। रोकिंग भी इन प्लेन का ही एक एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि दोनों एटम या तो सेम साइड मूव करते हैं या फिर दोनों एटम बाहर की तरफ मूव करेंगे। एक बाहर जाएगा एक अंदर आएगा, या फिर एक अंदर जाएगा दूसरा बाहर जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो इनकी मूवमेंट होती है एटम्स की वो सेम डायरेक्शन में होती है, मूवमेंट ऑफ एटम इन सेम डायरेक्शन। तो इसमें होगा क्या, सपोज कीजिए ये कोई
AB2 था जैसे कि लिया गया है, इसमें क्या होगा कि या तो दोनों एटम एक साइड जाएंगे, यहाँ पे जो एटम्स होंगे वो दोनों या तो एक साइड जाएंगे या तो बाहर की तरफ जाएंगे, दोनों एक अंदर आएगा एक बाहर जाएगा, या फिर इस साइड को मूव करेंगे जिसमें एक अंदर आएगा और दूसरा बाहर की तरफ जाएगा। तो इस तरह से अगर मूवमेंट होती है जिसमें एक एटम बाहर जाएगा एक अंदर की तरफ आएगा, उसको बोलेंगे कि यहाँ पे रॉकिंग हो रही है। और रॉकिंग भी हमारी इन प्लेन में ही होती है, इसी प्लेन में होती है। अब देख लेते हैं बेंडिंग इन आउट ऑफ प्लेन। तो क्या होता है जब आपकी बेंडिंग आउट ऑफ द प्लेन होती है, तो इसकी जो एग्जांपल है वो है आपका ट्विस्टिंग और आपका क्या है, वैगिंग। तो देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है वो रिप्रेजेंट करते हैं अबव एंड बिलो द प्लेन। अगर पॉजिटिव है तो आता है अबव द प्लेन, और अगर यहाँ पे माइनस है तो इसलिए आता है बिलो द प्लेन। तो जो आपके एटम्स है ये मूव करते हैं, जो अपने प्लेन को छोड़ सकते हैं, हो सकता है पीछे की तरफ मूव करें, हो सकता है प्लेन से आगे की तरफ मूव करें, या तो दोनों आगे आएंगे या फिर दोनों पीछे जाएंगे। तो यहाँ पे अपने प्लेन को छोड़ेंगे और प्लेन को चेंज करेंगे, इसलिए यहाँ पे ये ट्विस्टिंग हो जाएगी। अगर हम वैगिंग की बात करें तो वैगिंग में क्या होता है कि जो आपका पॉजिटिव साइन है वो अबव द प्लेन है, नेगेटिव साइन बिलो द प्लेन है। और इसमें क्या होता है कि या तो दोनों एटम बाहर की तरफ अबव द प्लेन आएंगे या फिर दोनों बिलो द प्लेन जाएंगे। और यहाँ पे जो ऊपर वाला है, सॉरी इसको हम फिर से करेक्ट कर लेते हैं, इसमें एक एटम बाहर की तरफ आएगा तो दूसरा पीछे की तरफ जाएगा, और अगर दूसरा आगे की तरफ जाएगा तो दूसरा पीछे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे ये दो टाइप हैं आउट ऑफ प्लेन के जिसमें बेंडिंग होती है। तो ये टोटल टाइप ऑफ बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग मोड। चलिए हम बात कर लेते हैं आईआर की। तो आईआर में दो रीजन होते हैं, एक रीजन होता है आपका बेंडिंग रीजन और एक होता है आपका फंक्शनल ग्रुप रीजन। जो आपका बेंडिंग रीजन होता है वो 500 से लेकर 1500 सेंटीमीटर इनवर्स तक होता है, और जो आपके फंक्शनल ग्रुप रीजन होते हैं वो आपके 1500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक होते हैं। जो आपका 1500 होता है, यहाँ पे 1500 सेंटीमीटर इनवर्स जो रीजन होता है उसको हम फिंगरप्रिंट रीजन भी बोलते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास कोई मॉलिक्यूल दो ऐसे होते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम होता है, लेकिन उनके जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है वो अलग अलग होती है। सपोज़ कीजिए एग्जांपल है यहाँ पे, अगर मैंने ये एग्जांपल लिया तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपका C3H8 तो ये आपका इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा, जिसमें कार्बन आपके पास कितने हैं, 3 हैं, हाइड्रोजन आपके पास 8 हैं और ऑक्सीजन आपके पास 1 है। अगर हम यहीं पे ये एक और स्ट्रक्चर लें, इसमें भी आपके पास कार्बन 3 आएंगे और हाइड्रोजन आपके पास 8 आएंगे और ऑक्सीजन आपके पास 1 आएगा। तो यहाँ पे ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं, लेकिन इनके जो फंक्शनल ग्रुप की अरेंजमेंट है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे जो बेंडिंग रीजन होता है जिसको हम फिंगरप्रिंट रीजन भी बोलते हैं, उसमें अलग अलग ग्रुप को जो अलग अलग लगे हुए हैं उनको अलग अलग आईआर आइडेंटिफाई करता है, और इसको हम फिंगरप्रिंट रीजन भी बोलते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ये लिख के भी दिखाया गया है कि इसमें सेम OH ग्रुप लगा है, दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप लगा है, लेकिन यहाँ पे जो बेंडिंग रीजन है वो डिफरेंट है। अगर किसी मॉलिक्यूल को आईआर में एक्टिव होना है तो ज़रूरी है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है तो वो आईआर में एक्टिव नहीं होगा। जो आईआर में एक्टिव नहीं होते हैं मॉलिक्यूल वो रमन में एक्टिव होते हैं। तो अगर किसी मॉलिक्यूल को आईआर में एक्टिव होना है तो उसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं जिन मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगी वही आईआर में फ्रीक्वेंसी शो कर पाएंगे या फिर यहाँ पे स्पेक्ट्रा शो कर पाएंगे। तो ये था आईआर का प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं, और इसमें यही लिखा है कि अगर आपका कोई मॉलिक्यूल है जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट चेंज आएगा वही आईआर में एक्टिव होता है। तो इसको मैं यहाँ पे नहीं रीड आउट कर रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको रीड आउट कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि जब आपका जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है और इसके ऊपर आप आईआर रेडिएशन डालते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन या तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देगा या फिर एमिशन स्पेक्ट्रा देगा।
जो इंटेंसिटी होगी पीक की वो डिपेंड करती है डायपोल मोमेंट पे। जितना ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा उसकी जो इंटेंसिटी आएगी पीक की वो उतनी ही ज़्यादा आएगी। तो जो आपकी इंटेंसिटी होती है पीक की वो परमानेंट डायपोल मोमेंट पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा किसी मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मोमेंट होगी उतना ही ज़्यादा उसकी आईआर में फ्रीक्वेंसी भी आएगी या फिर उसकी पीक उतनी ही ज़्यादा इंटेंस होती है। चलिए हम बात कर लेते हैं आईआर स्पेक्ट्रम की। तो ये आईआर स्पेक्ट्रम आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेक्ट्रम ये है आईआर का। और इसमें देखिए अगर हम बात करें पोजीशन की तो जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह से आती है आईआर में, ये आप देख सकते हैं ये पीक आती है। और देखिए जो इंटेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, डायपोल मोमेंट के ऊपर। जितना ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की पीक आएगी। जैसे अगर हम बात करें कार्बोनिल की और यहाँ पे एल्कीन की, तो यहाँ पे जो कार्बोनिल है उसके अंदर जो डायपोल मोमेंट है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एल्कीन के। इसलिए इसमें जो इंटेंसिटी आएगी ज़्यादा पीक की वो कार्बोनिल के केस में आएगी, और एल्कीन के केस में जो इंटेंसिटी आएगी वो वीक आएगी। जब इंटेंसिटी वीक आएगी तो बोला जाएगा कि यहाँ पे वीक पीक देखने को मिलेगी, और जब इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी तो स्ट्रॉन्ग पीक देखने को मिलती है। चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो स्ट्रॉन्ग पीक को शो करेंगे या फिर स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी को शो करेंगे। तो जैसे आपका OH हो गया, NH हो गया, कार्बोनिल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा डायपोल मोमेंट को शो करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो आईआर फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें शेप की तो देखिए जो शेप होती है, अगर इस तरह से पीक की शेप आ रही है इसको हम बोलते हैं कि हाँ शार्प पीक है और इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। अगर इस तरह की आपको पीक देखने को मिल रही है तो इसको हम बैंड बोलते हैं। अगर इस तरह से आपके पास कोई पीक आ रही है इसको हम रीजन बोलते हैं। जो आपका रीजन होता है वो बहुत छोटे छोटे पीक से मिलकर आता है। जब बहुत सारी छोटे छोटे पीक्स आपस में कॉम्बिनेशन कर लेती है, कंबाइन हो जाती है, तो वह एक रीजन देती है। चलिए यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि किसकी आईआर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो एक एल्कीन है और यहाँ पे क्या है, एक इनोन है। तो इनोन के केस में देख लीजिए कि जो डायपोल मोमेंट होगी वो ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है वो ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की मोमेंट हो रही है, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें एल्केन के केस में तो ये एक नॉन पोलर टाइप का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है वो बहुत ही कम है। लेकिन इसी केस में डायपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर डायपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा है तो मैंने आपको बताया आईआर की फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो यहाँ पे जो आईआर की फ्रीक्वेंसी होगी वो बी के केस में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ए के। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये है कि जब भी कार्बोनिल कंपाउंड आपके पास होगा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के बैंड देगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड को। तो देखिए जो आपका फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड होता है वो क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ग्राउंड स्टेट है और ग्राउंड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है तो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है वो उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड। ठीक है, तो उसको बोलेंगे फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड। लेकिन यहाँ पे जो फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि यहाँ पे ओवरटोन देखने को मिलती है और कुछ यहाँ पे कॉम्बिनेशन बैंड भी देखने को मिलता है। देखिए ओवरटोन क्या होता है, ओवरटोन को हम आगे समझेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, अगर ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में जा रहा है तो यहाँ पे फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड मिलने वाला है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन सीधा ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाए और वो एक हायर एनर्जी लेवल को छोड़ दें और उससे नेक्स्ट वाले में चला जाए, जैसे कि आपका V0 से सीधा V2 लेवल में चला जाए, अगर ऐसा हो कि V0 से V1 में ना जा करके V0 से सीधा V2 में चला जाए तो वहाँ पे हमें ओवरटोन देखने को मिलती है और इन्हीं को हम ओवरटोन कहते हैं। देखिए ओवरटोन के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ओवरटोन रिजल्ट फ्रॉम एक्साइटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट। Overtone always have lower intensity. Frequency of overtone are integral multiple of fundamental absorption
2 and 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से सीधा हायर एनर्जी लेवल में चला जाए और वो लोअर से नेक्स्ट वाले उसमें जाता है तो वहाँ पे ओवरटोन देखने को मिलती है। जो ओवरटोन होती है उसकी इंटेंसिटी बहुत ही लो होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन बैंड की। चलिए बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन बैंड की। तो देखिए कॉम्बिनेशन बैंड क्या होते हैं, सम ऑफ टू इंटरेक्टिव बॉन्ड और फ्रीक्वेंसी कॉम्बिनेशन इसको बोला जाता है। जब आपके पास एक से ज़्यादा बैंड हो और वे क्या करें आपस में इंटरेक्ट करने लगे तब वहाँ पे कॉम्बिनेशन बैंड आता है। इसी तरह से एक डिफरेंस बैंड भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस बैंड होता है वो क्या बताता है, जब आपके पास दो बैंड हो और आपस में इंटरेक्ट करें लेकिन उनमें डिफरेंस आ जाए तो उसको बोलेंगे डिफरेंसिव बैंड। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखिए जो आपकी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो आपको पता ही है, नॉन लीनियर के लिए जो होती है वो 3n-6 होती है और फॉर लीनियर मॉलिक्यूल इसके लिए क्या होती है 3n-5 होती है। यहाँ पे जो n होता है यह है नंबर ऑफ एटम। जैसे आप एग्जांपल के लिए मॉलिक्यूल ले लीजिए CH4 और जो CH4 होता है वो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता है और टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल नॉन लीनियर होता है। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी आएगी वो आएगी आपकी 3n-6। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं 5 हैं, तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 3 × 5 - 6 और यहाँ पे आपके पास कितना आएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल है वो एक नॉन लीनियर टाइप का मॉलिक्यूल है और उसमें वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी आ गई आपकी 9। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है बेंजीन का। अगर हम बेंजीन देखें तो बेंजीन आपका नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। इसमें टोटल एटम कितने हैं 12 हैं। तो आप क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, नॉन लीनियर वाला। और यहाँ पे जब इसको आप सोल्व आउट करेंगे तो ये आएगा आपका 36 और 36 में जब 6 जाएंगे तो आपका 30 आंसर हो जाएगा। अगर हम लीनियर मॉलिक्यूल लें, फॉर एग्जांपल हम CO2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो CO2 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं दिस इज़ अ लीनियर मॉलिक्यूल और इसके लिए जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी आएगी वो आएगी 3 × 3 - 6 और ये आएगा आपका 3। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे आप निकाल सकते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की कोई मॉलिक्यूल की जो डिग्री है फ्रीडम की वाइब्रेशनल की वो क्या है। नॉन लीनियर के लिए होती है 3n-6 और लीनियर के लिए होती है आपकी 3n-5। इसके बाद आपकी फर्मी रेजोनेंस आती है। फर्मी रेजोनेंस एक्चुअल में होता क्या है, जब आपका जो एब्जॉर्प्शन बैंड होता है वो या फिर फंडामेंटल जो बैंड होता है वो इंटरेक्ट करने लगता है ओवरटोन या फिर कॉम्बिनेशन बैंड से, तब हमें वहाँ पे फर्मी रेजोनेंस देखने को मिलती है। और जो फर्मी रेजोनेंस होती है वो हमेशा डबलेट देने का काम करता है। सपोज़ किसी आपको यहाँ पे ये दिया गया एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में दो तरह की वैल्यूज़ आपको देखने को मिलती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2700 भी मिलती है और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है वो 1725 भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक डबलेट क्रिएट हो जाता है। डबलेट कब आएगा, जब आपका फंडामेंटल बैंड इंटरेक्ट करता है ओवरटोन से या फिर कॉम्बिनेशन बैंड से। तो ये क्या होती है आपकी फर्मी रेजोनेंस होती है। जो आपकी फर्मी रेजोनेंस होती है या फिर जो आपकी कपल्ड वाइब्रेशन होती है वो जनरली कार्बोनिल ग्रुप में ही देखी जाती है। तो मैंने आपको फर्मी रेजोनेंस बता दिया है। फर्मी रेजोनेंस क्या होता है, जब आपका फंडामेंटल जो रीजन होता है, जो फंडामेंटल जो बैंड होता है वो इंटरेक्ट करने लगता है ओवरटोन से या फिर कॉम्बिनेशन बैंड से, तब वहाँ पे फर्मी रेजोनेंस आ जाती है। जनरली ये कार्बोनिल ग्रुप में देखने को मिलती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बॉन्ड प्रॉपर्टीज़ की एंड एब्जॉर्प्शन टर्म की। तो देखिए इसमें हमने दो मॉलिक्यूल लिए हैं। मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम है जिसमें एक का मास m है और m1 है और दूसरे का m2 है और एक स्प्रिंग से इसको हमने बांधा है। तो इसको हमने जैसे ही छोड़ा तो ये अपनी जगह पे वाइब्रेट करने लगे। तो जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है उसको हम एक फार्मूले से निकालते हैं। वो फार्मूला है आपका, फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो है 1/2πc √k/μ। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो म्यू है वो है आपका फ्रीक्वेंसी इन टर्म ऑफ वेव नंबर और जो आपका c है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, k आपका फोर्स कांस्टेंट है और जो आपका फोर्स कांस्टेंट होता है ये प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ से। जितना ज़्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उतना ज़्यादा आपका फोर्स कांस्टेंट होगा और जितना ज़्यादा आपका फोर्स कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी भी आने वाली है। जो आपका म्यू है वो रिड्यूस मास होता है और रिड्यूस मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका
M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ पे M1 क्या है, मास ऑफ वन एटम, एंड M2 क्या है, मास ऑफ अनोदर एटम। सपोज करो यहाँ पे हमने CO ले लिया है, तो यहाँ पे दो एटम है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। इसका जो मास है उसको M1 बोलेंगे, इसके मास को हम M2 बोलने वाले हैं। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, रिड्यूस मास को निकाल लेंगे। जितना ज़्यादा रिड्यूस मास होगा उतनी ही कम आपकी फ्रीक्वेंसी आने वाली है, क्योंकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के। तो जितना ज़्यादा आपका रिड्यूस मास आएगा उतनी ही कम फ्रीक्वेंसी भी आने वाली है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब देखते हैं हम कि जितना ज़्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा आपका फोर्स कांस्टेंट होगा, और जितना ज़्यादा आपका फोर्स कांस्टेंट होगा उतनी ही आपकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली के। जितना ज़्यादा के होगा उतना ज़्यादा आपका फ्रीक्वेंसी भी आने वाला है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा उतनी ज़्यादा आपकी ऑब्ज़र्व फ्रीक्वेंसी भी आने वाली है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखें तो यहाँ पे ये हमने एल्काइन, एल्कीन और एल्कीन लिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें जो फोर्स कांस्टेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, डबल बॉन्ड में उससे कम, और सिंगल बॉन्ड में सबसे कम फोर्स कांस्टेंट होता है। इधर से इधर जाने पर के की वैल्यू बढ़ रही है। अगर के की वैल्यू बढ़ेगी तो जाहिर सी बात आपकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो आपका एल्काइन है उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 2150, जो आपका एल्कीन है उसकी आ रही है 1600, और एल्केन के लिए 1200 आ रही है, क्योंकि एल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा दो एटम के बीच में उतना ज़्यादा के की वैल्यू आएगी, और जितनी ज़्यादा के की वैल्यू आएगी उतनी ही ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी भी आने वाली है। दूसरे फैक्टर की अगर हम बात करें तो जो आपका म्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिड्यूस मास के। जितना ज़्यादा आपका रिड्यूस मास होगा उतनी ही कम आपकी फ्रीक्वेंसी आने वाली है। तो जो लाइटर एटम होंगे उनकी रिड्यूस मास भी उनको कम होगा, और इसलिए उनकी हायर फ्रीक्वेंसी आने वाली है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो यहाँ पे CF लिया है, CCl लिया है, CBr लिया है और Ci लिया है। ये कार्बन आयोडाइड के साथ लिया है। तो देखिए इधर से इधर जाने पर जो हैलोजन है उनका मास इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि आयोडीन का मास ब्रोमीन से ज़्यादा होता है, और ब्रोमीन का क्लोरीन से, और फ्लोरीन का सबसे कम एटॉमिक मास होता है। तो इधर से इधर जाने पर हैलोजन का मास बढ़ रहा है। अगर हैलोजन का मास बढ़ेगा तो म्यू भी बढ़ जाएगा। अगर म्यू बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है वो इन्वर्स में है। तो जितने लाइटर आपके एटम होंगे, जितने हल्के आपके एटम होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी आती है। चलिए हम बात कर लेते हैं रेजोनेंस की, कि जो रेजोनेंस है वो कैसे अफेक्ट करती है फ्रीक्वेंसी को। तो देखिए अगर रेजोनेंस आ जाती है, सपोज़ कीजिए यहाँ पे इस एग्जांपल को आप देखिए और इसको देखिए, इसमें कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जो इसको लोन पेयर से क्या करे, स्टेबलाइज कर सके। इसलिए यहाँ पे कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, मतलब अगर है तो बहुत ही कम है। इसलिए जो IR की फ्रीक्वेंसी आती है वो 1715 पे आती है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें यहाँ पे जब ये डबल बॉन्ड इस साइड शिफ्ट होता है तो ये बॉन्ड इस साइड शिफ्ट होगा, और आपका जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे के की वैल्यू ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, और इस केस में के की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर के की वैल्यू कम हो गई है तो जाहिर सी बात है आपकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। तो जब रेजोनेंस में आएगा आपका कार्बोनिल ग्रुप या कोई और एल्केन, तो उस केस में क्या होगा, जो आपकी IR फ्रीक्वेंसी होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज़ हो जाता है। और अगर फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज़ होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाती है। चलिए अब हम एक चार्ट देख लेते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन से फंक्शनल ग्रुप की कितनी IR फ्रीक्वेंसी आती है। तो देखिए जो सबसे पहला ग्रुप है वो है आपका कार्बन कार्बन के बीच के जो बॉन्ड होते हैं उसमें क्या क्या फ्रीक्वेंसी आने वाली है। अगर आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, हो सकता है वो सिंगल बॉन्ड है, हो सकता है डबल बॉन्ड हो, या फिर हो सकता है वो ट्रिपल बॉन्ड हो। तीन तरह के बॉन्ड यहाँ पे हो सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, सिंगल, डबल और ट्रिपल। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे एल्केन, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 1200 पे आती है। एल्केन के कार्बन के बीच में जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 1650 आएगी, और एल्काइन के केस में ये 2150 आती है। तो ये एक
कोरिलेशन चार्ट है जब कार्बन कार्बन के बीच में स्ट्रेचिंग होगी। तो यहाँ पे एल्केन के लिए 1200, एल्कीन के लिए 1650 और एल्काइन के लिए 2150 आती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स कांस्टेंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज़ होने से फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम बात करें CH बॉन्ड की, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का अगर हम बॉन्ड की बात करें, तो ये एल्कीन और एल्केन में जो बॉन्ड होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज़ एल्कीन, और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है। ये बॉन्ड आपका 3100 से लेकर 3000 तक आता है। अगर सपोज़ कीजिए यहाँ पे एल्कीन की जगह एल्काइन आ जाए, तो एल्काइन के केस में क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में आप देख सकते हैं दिस इज़ एल्काइन। तो इसमें जो CH की फ्रीक्वेंसी आती है वो थोड़ा ज़्यादा आती है, जो कि 3300 होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ जाता है, और जिसमें परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ जाएगा उसमें फोर्स कांस्टेंट बढ़ जाता है। अगर फोर्स कांस्टेंट आपका बढ़ जाता है तो आपकी IR की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। चलिए हम बात कर लेते हैं कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की। ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। देखिए एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट होता है। तो जो इनकी वैल्यू आती है वो आती है 1700 से लेकर 1725 तक। जो आपका एस्टर होता है, दिस इज़ योर एस्टर RCOOR, इसके केस में जो फ्रीक्वेंसी आती है कार्बोनिल की वो 1735 से लेकर 1745 तक आती है। अगर आपके पास अमाइड है, CONH2 ग्रुप है, तब उसके केस में ये घट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके लोन पेयर इस साइड इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिससे इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है। बॉन्ड ऑर्डर कम होने से यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज़ हो जाता है, और अगर फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज़ होगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ हो जाती है। अगर हम बात करें एनहाइड्राइड की, दिस इज़ एनहाइड्राइड RC डबल बॉन्ड OR, दिस इज़ एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड केस में क्या होगा कि इसके जो लोन पेयर हैं उस ऑक्सीजन के, वो दोनों साइड क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन इतने एक्सटेंट में वो प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। इसलिए जो एनहाइड्राइड होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 1810 में आती है और 1760 में आती है। 1760 जब आती है जब आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सिमेट्रिक हो, और जब एसिमेट्रिक होगी तब 1810 पे आती है। अगर हम बात करें एसिड क्लोराइड की, तो एसिड क्लोराइड में जैसे RCOCl हो गया, इसके केस में क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1800 आती है। एसिड फ्लोराइड में 1870 हो जाती है, क्योंकि एसिड फ्लोराइड में होता क्या है, फ्लोरीन इज़ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने लगते हैं, जिससे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए IR की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। चलिए हम देख लेते हैं OH की फ्रीक्वेंसी को। अगर OH की बात करें तो OH आपका अल्कोहल में या फिनॉल में हो सकता है, या फिर ये एसिड में भी होता है। अगर अल्कोहल और फिनॉल में आपका OH फ्री है, तब उसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 3600। लेकिन अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डेड है तब उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, वो 3200 से 3400 तक आती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर होगी उसमें IR फ्रीक्वेंसी हमेशा डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर एसिड की बात करें तो एसिड में कुछ इस तरह से OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, और इस OH ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 2400 से 3400 तक आती है। चलिए हम बात कर लेते हैं CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की। देखिए CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जैसे आपका एस्टर हो गया RC डबल बॉन्ड OR, तो यहाँ पे बात हो रही है इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की फ्रीक्वेंसी की। या फिर एसिड आपका हो गया RC डबल बॉन्ड OH हो गया, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इसकी बात हो रही है कि कितनी फ्रीक्वेंसी आती है। तो अगर आपका CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, चाहे वो ईस्टर का है, एसिड का है या अल्कोहल का है, उसके केस में जो आएगी आपकी IR फ्रीक्वेंसी वो 1200 आती है। नाइट्राइल की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये 2250 पे आती है। NO2 को हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। NO2 में दो तरह की स्ट्रेचिंग होती है, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आती है 1350, एसिमेट्रिक में आती है आपकी 1550। अगर हम बात करें NH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की, तो जो आपका NH होगा वो किस में आता है, अमीन में आता है। और अमीन दो तरह का हो सकता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के लिए वैलेंस फ्रीक्वेंसी ये आती है, और सेकेंडरी के लिए यहाँ पे ये देखने को मिलती है।
इसके बाद बात करें एलीन की, किटीन की, आइसोसाइनेट की, आइसोथायोसाइनेट की, तो इनकी जो वैल्यू आती है वो 1900 से लेकर 2150 तक आती है। अब बात कर लेते हैं बेंडिंग की। तो जो बेंडिंग होती है वो हम जनरली देखते हैं CH के लिए। अगर CH सिस फॉर्म में है तो जो बेंडिंग की फ्रीक्वेंसी आएगी IR में वो आती है 700 सेंटीमीटर इनवर्स, और अगर ये ट्रांस है तभी आती है 900 सेंटीमीटर इनवर्स। तो एक टोटल ये ग्राफ हो गया, इसको आप इजीली देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। ये एक ग्राफ था और इसको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये ग्राफ है और इसमें हर फंक्शनल ग्रुप की IR की वैल्यू लिखी गई है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं एल्कीन को। एल्कीन को हम डिस्कस कर लेते हैं कि एल्कीन में कैसे कैसे ये अफेक्ट होने वाला है। तो देखिए जो आपकी एल्कीन होती है उसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है और इसकी जो IR फ्रीक्वेंसी है वो 1600 पे आती है। अगर आपकी एल्कीन कॉन्जुगेशन में आएगी तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए अगर ये कॉन्जुगेशन में आपकी एल्कीन आती है तो जैसा हमने पीछे एक फैक्टर पढ़ा कि कॉन्जुगेशन हमेशा डिक्रीज़ कर देता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर को, और जिससे हमारा फोर्स कांस्टेंट क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ओवरऑल होगा क्या, यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और इनके बीच में भी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अगर हम इन बॉन्ड की बात करें तो डबल से सिंगल में कन्वर्ट हो गए, जिसकी वजह से फोर्स कांस्टेंट हमारा डिक्रीज़ हो गया। अगर फोर्स कांस्टेंट के डिक्रीज़ हो गया तो फ्रीक्वेंसी भी हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी की वो ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू सेकेंड के। अब हम देख लेते हैं क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा एल्काइल सब्स्टिट्यूशन का। तो देखिए जितना ज़्यादा आप एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी एल्कीन के ऊपर, उतना ही ज़्यादा आपका जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप हाइड्रोजन को यहाँ से हटाकर उसकी जगह पे कार्बन को रिप्लेस कर दे रहे हैं, एंड कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए IR फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। चलिए हम बात कर लेते हैं साइक्लिक एल्कीन की। तो देखिए अगर आप साइक्लिक एल्कीन के ऊपर भी सब्स्टिट्यूशन बढ़ाते हैं, वैसे वैसे आपकी IR फ्रीक्वेंसी भी बढ़ने लगती है, क्योंकि आप एक हाइड्रोजन को कार्बन से रिप्लेस कर रहे हैं और जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हटाकर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करते हैं तो हमेशा IR फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसी तरह से एक और एग्जांपल भी लिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी IR की फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 2 R ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे कम और यहाँ सबसे कम। चलिए अब हम वो रिंग देख लेते हैं। ये जो ऊपर हम देख रहे थे ये वो रिंग थी जिनके अंदर जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट था वो रिंग के अंदर प्रेजेंट था। लेकिन यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उन रिंग की जिसमें डबल बॉन्ड बाहर प्रेजेंट है। तो इसमें देखिए जो सबसे छोटी रिंग होती है उसकी जो IR की फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे रिंग का साइज बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे IR की फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी। ऐसा इसलिए होता है कि जो जितनी छोटी रिंग होती है उसमें परसेंटेज करैक्टर उतना ही ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा परसेंटेज एज करैक्टर होता है उसमें IR की फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा आएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा हमारा फोर्स कांस्टेंट होता है। तो इधर से इधर जाने पर आपका परसेंटेज एज करैक्टर बढ़ रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, तो आपकी IR फ्रीक्वेंसी भी इधर से इधर जाने पर बढ़ जाएगी। तो हमने 2 तरह के यहाँ पे डबल बॉन्ड देखे। एक तो जो रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एंडो बोलते हैं, और एक ऐसे डबल बॉन्ड जो रिंग के बाहर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोलते हैं। तो ओवरऑल कहने का ये है, अगर एल्कीन के ऊपर आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे और किसी हाइड्रोजन को हटाकर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आप लगाने वाले हैं तो आपकी IR की फ्रीक्वेंसी हमेशा इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर रिंग का साइज़ कम है तब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, अगर रिंग का साइज़ बड़ा है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। अगर आपका एल्कीन रेजोनेंस में आने लगता है तब भी आपकी जो
IR की फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि इससे आपका फोर्स कांस्टेंट कम हो जाता है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास कुछ ऐसा आए कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होने लगे। स्टेरिक अगर हिंड्रेंस होने लगे तो देखिए, स्टेरिक हिंड्रेंस होने से क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होने से जो बॉन्ड होते हैं वो वीक होने लगते हैं, और जब बॉन्ड वीक होने लगेंगे तो आपका फोर्स कांस्टेंट कम हो जाएगा। अगर आपका फोर्स कांस्टेंट कम हो जाता है तब आपका फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। तो अगर हम तीनों केस की बात करें तो पहले केस में हमने 2 इथाइल ग्रुप लगाए हैं, बाद में हमने यहाँ पे इनको चेंज करके आइसोप्रोपाइल, और फिर बाद में और भी ज़्यादा बल्कि ग्रुप लगाती हैं। तो जब बल्कि ग्रुप लगेंगे तो यहाँ पे रिपल्शन होगी, तो ये बॉन्ड आपके वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फोर्स कांस्टेंट के होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर वो डिक्रीज़ होगा तो आपका फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑर्डर भी आप देख सकते हैं, जो ऑर्डर है आपका फ्रीक्वेंसी का एल्कीन का, वो A का सबसे ज़्यादा है, फिर B का, और फिर C का। चलिए अब हम बाइंड अप करते हैं एल्कीन के बारे में। तो एल्कीन के ऊपर अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन को हटाकर कोई दूसरा ग्रुप लगा रहे हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब IR की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा है एल्कीन के पास जो रिपल्शन क्रिएट करता है, तब भी IR की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर आपका एल्कीन कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है तब भी आपकी जो IR की फ्रीक्वेंसी होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की। देखिए, जो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की थी, बस यहाँ पे ये होता है कि इसमें डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, जिसकी वजह से परमानेंट डाइपोल मोमेंट आता है ज़्यादा, और IR की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। ये सेम ऐसे ही रहेगा जैसे ये आपका एल्कीन में था। देखिए, आप देख सकते हैं ये इसके अंदर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, इसके अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, और कॉन्जुगेशन होने की वजह से ये जो डबल बॉन्ड है कार्बोनिल का, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपका फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे आपका फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज़ होगा, आपकी K की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, और अगर K की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ हो जाती है। चलिए अगर हम यहाँ पे बात करें दूसरे में, तो इसमें देख सकते हैं इसमें एक फिनाइल ग्रुप है, इसमें 2 फिनाइल ग्रुप है। 2 फिनाइल ग्रुप क्या करेंगे, इसको ज़्यादा रेजोनेंस प्रोवाइड कराएंगे, और ये कम रेजोनेंस प्रोवाइड कराएगा। जितनी ज़्यादा रेजोनेंस प्रोवाइड ये कराएंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस होना स्टार्ट होगा, और जितना ज़्यादा रिड्यूस होगा उतना ज़्यादा आपका K की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। जितनी ज़्यादा आपकी K की वैल्यू डिक्रीज़ होगी उतनी ही कम आपकी फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कार्बोनिल ग्रुप के साइड में ग्रुप कैसा लगा हो सकता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, या फिर हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, या फिर +I ग्रुप हो। अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन इधर देगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होएंगे, जिससे आपका डबल बॉन्ड करैक्टर सिंगल बॉन्ड करैक्टर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, और K की वैल्यू इस केस में डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर K की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो जाहिर सी बात है कि जो आपका फ्रीक्वेंसी होगी उसकी वैल्यू भी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करने का काम करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, जिसके लोन पेयर हैं वो भी इस साइड आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड था वो थोड़ा सा ट्रिपल बॉन्ड की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो K होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और K की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो IR फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो अगर ग्रुप यहाँ पे कार्बोनिल के साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो तब IR फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तब IR की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं, जैसे एसिड डेरिवेटिव ले लिया हमने यहाँ पे, तो इसमें देखिए अगर क्लोरीन लगाया हमने कार्बोनिल के साथ, या फिर एनहाइड्राइड लिया और यहाँ पे लिया है हमने एस्टर, तो इसके केस में देखिए जो आपका क्लोरीन है वो इधर इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन जो क्लोरीन होता है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन खींचता है। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करैक्टर ट्रिपल बॉन्ड करैक्टर की तरफ जाने लगेगा। अगर हम इस केस की बात करें तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये दोनों साइड से शेयर हो रहे हैं, तो इतना इफेक्ट इन दोनों के ऊपर नहीं पड़ पाता है।
लेकिन अगर हम थर्ड में देखें तो जो OR ग्रुप है इसके पास क्या है, लोन पेयर है और ये इसको देता है, तो ये बहुत जल्दी डबल बॉन्ड करैक्टर को छोड़कर सिंगल बॉन्ड करैक्टर में आने लगता है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी आपकी फर्स्ट की, उसके बाद आपकी आएगी सेकंड की और उसके बाद आपकी थर्ड की आने वाली है। तो अगर कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो IR की फ्रीक्वेंसी आएगी कम। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो आपकी IR की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। जैसे इसकी बात अगर हम करें NH2 की, तो NH2 में क्या होता है, इसके पास लोन पेयर होते हैं और इसको इधर प्रोवाइड कराएगा। जैसे इसको इधर प्रोवाइड कराएगा ये डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ पे जो K की वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और K की वैल्यू अगर डिक्रीज़ होती है तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ होने लगती है। तो अगर हम बाइंड अप करें इसको तो हम ये बोल सकते हैं, अगर कार्बोनिल के एडजेसेंट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो IR की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो IR की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। चलिए हम बात कर लेते हैं साइक्लिक कीटोन की। तो साइक्लिक कीटोन में आप देखिए जितना छोटा रिंग का साइज़ होगा उतनी ज़्यादा आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि जितनी छोटी रिंग होगी उतना ही ज़्यादा इसमें परसेंटेज एस करेक्टर होगा, और जितना ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उसमें उतना ज़्यादा K की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। अगर K की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो फ्रीक्वेंसी भी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इधर से इधर जाने पर आप देखिए रिंग का साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, और जैसे जैसे रिंग का साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है उनकी IR फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होती जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि परसेंटेज करेक्टर इसमें इंक्रीज़ हो रहा है, बॉन्ड लेंथ आपकी इंक्रीज़ हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है, और साथ में जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। तो जो आपके साइक्लिक कीटोन होते हैं उसमें रिंग का साइज जितना छोटा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा आती है। अगर हम बात करें साइक्लिक एस्टर की, साइक्लिक एस्टर को हम लैक्टोन भी बोलते हैं, तो उसमें भी सेम ट्रेंड चलता है, जितनी छोटी रिंग की साइज़ होगी उतनी ज़्यादा IR की फ्रीक्वेंसी होगी। तो आप देख सकते हैं 4 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है और ये 6 मेंबर रिंग है। तो जो 4 मेंबर रिंग है उसकी IR की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 5 की कम है और 6 की उससे भी कम है। चलिए अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और उसमें IR की फ्रीक्वेंसी को हम देखने वाले हैं। देखिए पहले एग्जांपल अगर हम बात करें, इसमें जो ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर कंट्रीब्यूट करते हैं रेजोनेंस के लिए, और ये इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोवाइड कराता है सारे के सारे अपने, और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव कर जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ। तो हमें देखने को क्या मिलता है, इसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसने जब अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा करेक्टर, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड करेक्टर आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके केस में अगर हम बात करें तो जो लोन पेयर हैं वो इस साइड भी बिजी हैं और इस साइड भी बिजी हैं, तो यहाँ पे पूरा एक्सटेंट उस साइड नहीं जाता या फिर पूरे लोन पेयर कार्बोनिल की तरफ नहीं जाते हैं, एक लोन पेयर इस साइड भी शिफ्ट होता है। अगर हम इसकी बात करें सी की, तो इसके लोन पेयर भी इस साइड को शिफ्ट होंगे, ये डबल बॉन्ड भी इसी साइड को शिफ्ट हो रहा है, तो ये दोनों तरफ से इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसकी वजह से जो कार्बोनिल है इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाती है। तो ओवरऑल हम यहाँ पर अगर देखें तो जो थर्ड केस है उसके अंदर ज़्यादा रेजोनेंस हो रही है और डबल बॉन्ड करेक्टर हमारा ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए IR की फ्रीक्वेंसी इसमें सबसे कम। इसमें जो ऑक्सीजन है वो दोनों तरफ बिज़ी है और ईज़िली दोनों तरफ बिज़ी होने के कारण ये अपने लोन पेयर इस साइड शिफ्ट नहीं कर पाता है, इसलिए B की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। A में ये ईज़िली इधर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देता है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी इससे कम आएगी। तो आप ओवरऑल ये देख सकते हैं जितने ज़्यादा रेजोनेंस होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे इसमें देखिए RCOH दिया है, एसिड दिया है, और यहाँ पे एस्टर दिया है, तो किसकी ज़्यादा होगी। तो देखिए आपने हाइड्रोजन को हटाकर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दिया है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोले तो कार्बन इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो मैंने आपको पीछे बताया था अगर आप हाइड्रोजन को हटाकर कार्बन लगा देंगे तो IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाएगी। चलिए अब यहाँ पे एक ट्रेंड देखिए, अगर आपके पास K की वैल्यू देखी जाए तो एसिमेट्रिक के लिए K की वैल्यू सबसे ज़्यादा, सिमेट्रिक के लिए उससे कम और बेंडिंग के लिए
सबसे कम। और उसी केस में हम देख सकते हैं अगर के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। तो एसिमेट्रिक के केस में फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, सिमेट्रिक के केस में कम और बेंडिंग के केस में सबसे कम होती है। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आईआर फ्रीक्वेंसी कैसे अफेक्ट होती है। तो यहाँ पे देखिए दिस इज ट्रोपोन एंड दिस इज ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और जो आपका ट्रोपोन होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो जो आईआर फ्रीक्वेंसी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इसके केस में ये हो रही है 1618 और इसमें हो रही है 1638। तो यहाँ पे जो आईआर फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज़ हो गई। अब यहाँ पे क्या रीज़न है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ पे जो रीज़न है वो है आपका एरोमेटिसिटी। यहाँ पे क्या होता है, एरोमेटिसिटी होती है, एरोमेटिक करैक्टर यहाँ पे आता है। एरोमेटिक करैक्टर की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। चलिए हम बात कर लेते हैं अल्कोहल और फिनॉल की। तो हमने जैसे चार्ट से देखा था अल्कोहल की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है, अगर आपका फ्री अल्कोहल है तो वो 3600 पे आता है। अगर आपका बॉन्डेड हाइड्रोजन बॉन्डेड अल्कोहल है तो वो 3200 से लेकर 3300 तक आता है। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए है और ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए है। तो ओवरऑल ये है कि अगर आपका फ्री OH लगा है, सपोज़ कीजिए आपके पास ये ग्रुप लगा है फिनॉल, तो इसमें यह जो बॉन्ड है या फिर ये जो OH है ये फ्री है, किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसको जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3600। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, सपोज़ कीजिए हमने ये एग्जांपल ले लिया जिसमें हमने एक लिया हमने फिनॉल और एक लिया हमने नाइट्रोबेंजीन। तो इसी केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है। यहाँ पे क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है जिसकी वजह से ये डिक्रीज़ होने लगेगी, आईआर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होने लगेगी। दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। तो इंटरमोलिकुलर में जो आईआर की फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा आएगी और इंट्रामोलिकुलर में आईआर की फ्रीक्वेंसी कम आती है। इंट्रा में कम आएगी और इंटर में ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा OH बॉन्ड वीकर होता चला जाएगा। तो जितनी ज़्यादा आपके इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ही आपका बॉन्ड वीक हो जाएगा और जितना वीक आपका बॉन्ड होगा उतना ही के की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी और जितना के की वैल्यू डिक्रीज़ होगी उतना ही फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम मॉलिक्यूल के अंदर हो तब उसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। अगर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है तब इसको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा ज़्यादा होगी इंट्रामोलिकुलर से। अगर इस OH को यहाँ पे देखो तो ये फ्री OH है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है वो सबसे ज़्यादा आती है, वो आती है आपकी 3600 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ओवरऑल कहने की बात ये है अगर आपका OH ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डेड है तब उसकी फ्रीक्वेंसी कम आएगी एज़ कम्पेयर टू फ्री अल्कोहल के। और अगर आपका अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डेड भी है तो उसमें जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला अल्कोहल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम आएगी और इंट्रा वाले की कम आएगी और इंटर वाले की हमेशा ज़्यादा आएगी। चलिए अब देख लेते हैं हम कैसे पता करेंगे कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या फिर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो देखिए जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है, वो दो मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे मैंने ये दो मॉलिक्यूल ले लिए नाइट्रोबेंजीन एंड फिनॉल, तो इसमें जो बॉन्डिंग प्रेजेंट है वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट है। जो इंट्रामोलिकुलर होगा उसमें सेम मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। जैसे मैंने ये ले लिया OH और इसी पे मैंने NO2 लगा दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें तो सेम मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है और इसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो देखिए इसमें करते क्या हैं, अगर मुझे पता करना है कि मेरे मॉलिक्यूल के अंदर जैसे कोई सैंपल ले लिया मैंने कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह की प्रेजेंट है, इंटर है या इंट्रा है,
तो मैं यहाँ पे इसको डाइल्यूशन करना स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए डाइल्यूशन करने पे क्या होगा, अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा तो आपकी IR फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये फ्री OH बन जाएगा। अगर फ्री OH बनेगा तो IR की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल होते हैं उसमें जनरली ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी नहीं, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं टूटेगी तो आपकी जो IR की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी। अगर आपकी IR की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है तब बताएंगे कि हाँ यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर IR की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगे तो बताएंगे कि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये OH फ्री OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी IR फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। फिर भी यहाँ पे एक देख लीजिए, एक प्रैक्टिकल आप देखिए, ये कोई सॉल्वेंट है, ये कंपाउंड A है और ये कंपाउंड B है। दो कंपाउंड हमने लिया है और हमने इसकी डाइल्यूशन करना स्टार्ट किया है। हम यहाँ पे डाइल्यूशन करते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जाएंगे कंपाउंड A की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज़ होती चली जाएगी, ऐसे ही इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो भी डिक्रीज़ होती चली जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपकी IR फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होती है या फिर इंक्रीज़ होती है, उससे हम पता लगाएंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह की है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी इंटर होती है तो ये इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको रीज़न बताया कि जो बॉन्ड है वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं और OH ग्रुप आपका फ्री स्टेट में आने लगता है। और जब ये फ्री स्टेट में आता है तो इसकी जो IR की फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है। तो इससे हम इजीली ये बता पाएंगे कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। ऑन इंक्रीज द डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज बिकॉज मॉलिक्यूल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर विच रिजल्ट इन इंक्रीज द हाइड्रोजन फ्रीक्वेंसी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। OH का केस में देखिए जो आपका OH होता है वो तीन तरह का हो सकता है, फ्री हो सकता है, इंटरमोलिकुलर हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और या फिर इंट्रा हो सकता है। तो इंटरमोलिकुलर में हमेशा IR की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम इंटर में, और इंट्रा में सबसे कम। यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया गया है, इसको आप देख लीजिए। ये आपका नेट का भी क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है सॉरी, और इसमें पूछा गया था कि आपके पास सिस सिनेमिक एसिड है और ट्रांस सिनेमिक एसिड है, तो किस में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी और किस में कम आएगी। तो देखिए अगर हम बात करें सिस सिनेमिक एसिड की, दिस इज़ द सिस सिनेमिक एसिड और दिस इज़ द ट्रांस सिनेमिक एसिड। तो जो ट्रांस होता है उसमें जो कॉन्जुगेशन होती है बहुत अच्छे से हो पाती है, लेकिन सिस वाले केस में ऐसा नहीं हो पाता है। अगर कॉन्जुगेशन अच्छे से नहीं होगी तो आपकी IR फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ नहीं होगी, लेकिन अगर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगी तब IR की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे K की वैल्यू डिक्रीज़ होने लगती है। और ऐसा मैंने फैक्टर भी पीछे बताया था कि जितनी ज़्यादा रेजोनेंस किसी मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगी उसकी IR की फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही कम हो जाएगी। तो रेजोनेंस से हमेशा क्या होता है कि जो आपकी IR फ्रीक्वेंसी होती है वो डिक्रीज़ होती है। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है, दिस इज़ एसिटाइल एसीटोन, और यहाँ पे ये हो गया आपका इनोलिक फॉर्म में चला गया। इनोलिक फॉर्म इज़ स्टेबल फॉर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटोमेरिज्म से ये इधर गया है, और यहाँ पे जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसकी वजह से क्या होगी, जो आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज़ होने लगेगी। इंक्रीज़ क्यों होगी, क्योंकि पिक्चर में यहाँ पे OH ग्रुप आने लगेगा, और जब OH ग्रुप आएगा तो आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि कीटोन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है 1700 पे या फिर 1613 पे, लेकिन जो आपका OH होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, आप इसको भी देख लीजिए। दिस इज़ लास्ट एग्जाम्पल। इसमें रेजोनेंस है और इसमें रेजोनेंस नहीं है, ये डबल बॉन्ड इसकी कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो यहाँ पे होने वाला क्या है कि इसके केस में, पहले केस में जो आपकी IR फ्रीक्वेंसी आएगी वो कम आएगी, क्योंकि कॉन्जुगेशन क्या करेगा, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को कम कर देगा, K को डिक्रीज़ कर देगा, और जब K डिक्रीज़ होगा तो IR फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। इसके केस में ये कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इस पे जो वैल्यू आएगी फ्रीक्वेंसी की वो ज़्यादा आने वाली है। तो ये था आपका IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।